नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे फरियाब में तालिबान अस्करियत पसंदों ने एक हमले में कम से कम 25 फौजी मार गिराए हैं। सूबाई काउंसिल के एक रुकन अब्दुल बाकी हाशमी ने बताया अपने साथ ले गए हैं। जरा के मुताबिक अफगान फौजी एक काफिले की सूरत में सूबाई गारुल हुकूमत मेमना की जानिब गामजन थे। उन पर तालिबान ने धावा बोल दिया। ये फौजी जिला गौर मार्च से लौट रहे थे। जराए के मुताबिक गौर मार्च पर अब तालिबान का कंट्रोल है। वाज़ेह है कि इससे कबल तालिबान ने गजनी पर हमला करके 50 से ज्यादा फौजियों को हलाक कर दिया था और कुछ सिक्योरिटी अफवाज को यरगमाल भी बना लिया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अक्टूबर में आम इंतखाबात होने वाले हैं। उससे कबल तालिबान के हमले तेज हो गए हैं। इधर रूस ने अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात को फिलहाल टाल दिया है। अफगान सदर के दफ्तर से जारी हुए एक बयान के मुताबिक सदर अशरफ गनी और रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव के दरमियान होने वाली बातचीत में मॉस्को अमन मुज़ाकरात को मुलतवी करने का फैसला कर चुका है। अभी एक हफ्ते कबल ही अफगान तालिबान ने 4 सितंबर को रूस में होने वाले अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की हामी भरी थी। इन मुज़ाकरात में अमेरिका और अफगानिस्तान हुकूमत को भी शामिल होने की दावत दी गई थी, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अफगान हुकूमत का कहना है कि वो तालिबान से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यमन में अरब इत्तेहाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक पर मुश्तमिल ग्रुप के सरबराह कमाल अल जंदूबी ने कहा है कि यमन में जारी 3 साला तनाज़े के दौरान रूनमा होने वाले वाक़े से जाहिर होता है कि अरब इत्तेहाद जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तफ्तीशी ग्रुप ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने जंग के दौरान आम शहरियों की हलाकतों को कम से कम रखने का भी ख्याल नहीं रखा। हालिया दिनों में अल हुदैदा में एक स्कूली बस पर हमले का जिक्र करते हुए यूएन तफ्तीशी टीम ने कहा है कि सऊदी अरब इत्तेहाद बिना सोचे बमबारी कर रहा है, जिसके नतीजे में आम शहरी मारे जा रहे हैं। यूएन के मुताबिक यमन के एयरपोर्ट और बंदरगाहों की नाकेबंदी भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक सन 2015 से जारी खाना जंगी में अब तक 6000 से ज्यादा आम शहरी हलाक हो चुके हैं। The group of eminent experts has reasonable grounds to believe that parties to the armed conflict in Yemen have committed a substantial number of violations of international humanitarian law, subject to a determination by an independent and competent court. That is, individuals in the government of Yemen and the coalition, including Saudi Arabia and the United Arab Emirates, may have conducted attacks in violation of the principles of distinction, proportionality and or precautions, which may amount to war crimes. फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रों ने कहा है कि शाम में बशर असद का इक़्तिदार में बाकी रहते हुए मुल्क में अमन व इस्तेहकाम का मामूल पर आना बहुत मुश्किल है। फ्रांसीसी सफीरों से खिताब करते हुए मैक्रों ने कहा कि दाइश के खिलाफ जंग के खात्मे के बाद सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए सियासत में सभी फरीकों की शिरकत जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब बशर असद अपनी कुर्सी छोड़ दें। फ्रांसीसी सदर ने सवालिया लहजे में पूछा कि लाखों पनागुज़ीनों का जिम्मेदार कौन है? अपने अवाम के खिलाफ कत्लेआम का इर्तिकाब किसने किया? मैक्रों ने कहा कि किसी भी मुल्क को शाम की क़यादत तय करने का कोई हक नहीं है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि शामी अवाम ऐसा करने की पोजीशन में हो। दूसरी जानिब मैक्रों ने खबरदार किया कि आज सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि शामी हुकूमत इदलिब के इलाके में एक नए इंसानी बहरान के हवाले से खतरा बनने जा रही है। Depuis le premier jour que notre premier ennemi est Daesh et que je n'ai jamais fait de la destitution de Bachar el-Assad une condition préalable à notre... मैं पहले रोज से ख्याल करता हूं कि हमारा अव्वलीन दुश्मन दाइश तंजीम है। मैंने किसी दिन भी ये नहीं कहा कि बशारुल असद की सुबुकदोशी शाम में हमारी सिफारती कार्रवाइयों की पेशगी शर्त हो, लेकिन शाम में लाखों पनाहगुज़ीनों का जिम्मेदार कौन है? अपने अवाम के खिलाफ कत्लेआम किसने किया? शाम में बशारुल असद के रहते अमन व इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। De nous assurer que le peuple syrien sera bien en situation de le faire. और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि
ब्लास्फेमी करने वाले लोगों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कानून का न होना मुस्लिम ममालिक की एक तरह से मुश्तरका नाकामी है। पीएम के तौर पर पहली बार सीनेट से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि उनकी हुकूमत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएगी। सीनेट ने डच फ्रीडम पार्टी और दाएं बाजू के लीडर गेट विल्डर्स के जरिए हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले कार्टून मुकाबले का एहतमाम करने को लेकर किए गए ऐलान की तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का ध्यान दिलाने के लिए सीनेट में एक तजवीज़ भी पास की गई। हम यूएन में भी इंशाल्लाह ये जब सिक्योरिटी काउंसिल की यूएन की रेजोल्यूशन है अभी सितंबर में, उधर भी रेज करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं वेस्टर्न माइंड जानता हूं, मेरा बड़ा टाइम गुजरा है मगरिब में, वहां की पब्लिक को इस चीज की समझ नहीं आती, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे वो इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो उनको समझ ही नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमानों के अंदर, हमारे दिलों में किस किस्म का प्यार है, और उनको ये नहीं समझ कि वो कितनी हमें तकलीफ देते हैं जब वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो मेरा जो अपनी पार्टी से इंशाल्लाह हम जो कोशिश करेंगे अपनी गवर्नमेंट से, हम ये करेंगे कि हम OIC को इसके ऊपर पहले मुत्तफिक करते हैं। पहले तुम ये जो आप बार बार ये चीजें होती हैं, ये कलेक्टिव फेलियर है मुसलमान दुनिया का। इधर पाकिस्तान के हुकूक इंसानी के वजीर शीरीन मजारी ने दावा किया कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर तनाज़े को सुलझाने के लिए एक तजवीज़ लाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पार्टी कश्मीर तनाज़े को एक हफ्ते के अंदर सुलझाने के लिए कैबिनेट में तजवीज़ पेश करेगी और पाकिस्तान स्टेक होल्डर मुद्दे पर भी बातचीत की जाएगी। शीरीन मजारी ने दावा किया कि तजवीज़ तैयार कर ली गई है और जल्द ही इसे पेश भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हुकूमत में आने के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा भी था कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाना उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इस मुद्दे को दोनों फरीक बातचीत के जरिए से ही सुलझाएंगे। उन्होंने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान का आपसी मुद्दा भी बताया था। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस, अगले हफ्ते के, और उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स में हम सर्कुलेट करेंगे। सबसे पहले तो अपने कैबिनेट को दिखाएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाएंगे। और ईरानी सदर हसन रूहानी ने क्या कुछ कहा है, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका की दोबारा आयद की गई पाबंदी के हिम्मत से मुकाबला करते हुए खास तौर से सुरखरू होगा। ईरानी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि उनकी हुकूमत इक्तिसादी चैलेंजों को जेर करते हुए व्हाइट हाउस में मुकीम ईरान मुखालिफ लीडरों को बताएगी कि उनकी पाबंदियां नाकाम हो गई है। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिकी पाबंदी से लोगों को खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पाबंदी से ईरानी कौम में मजीद इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा। वाज़ेह है कि 2015 के जोहरी समझौते से दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके नतीजे में ईरान की मईशत कमजोर हुई। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान के हौसले बुलंद हैं। हम पाबंदियों का मुकाबला करते हुए सरखुर होंगे। हमारी बुनियाद मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तकबिल भी बेहतर होगा। हम व्हाइट हाउस में बैठे ईरान मुखालिफ दुश्मनों को हावी होने नहीं देंगे। हम उनकी साजिश को नाकाम करेंगे। उधर ईरान पर अमेरिकी पाबंदी के मसले पर बैनुल अक़वामी अदालत में बहस जारी है। गुज़िश्ता दिनों ईरान का आलमी कोर्ट से पाबंदी खत्म करने की अपील के बाद आज अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ रखा। अमेरिकी वकील जेनिफर न्यूस्टीड ने ईरान के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से बाज रखने के लिए ये पाबंदी लगाई गई है, जो कि बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। जेनिफर ने कहा कि 1955 की जिस फ्रेंडशिप समझौते का ईरान जिक्र करता है और ख़ास तौर से बताता है, उसी के तहत ये पाबंदी लगाई गई है। अमेरिकी वकील ने कहा कि माशी मामलात डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझा जाते हैं, ना कि कोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया ने मई में ईरानी जौहरी समझौते से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदी आयद कर दी है। This case is entirely about an attempt to compel the United States, by order of this court,
to resume implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action, or JCPOA. This is clear from the fact that Iran seeks to reinstate sanctions relief that the JCPOA provided, and to do so in circumstances that the JCPOA, by design, did not authorize, namely an application to this court. Iran is endeavoring to use the procedures of the Treaty of Amity to enforce rights that it claims under an entirely different instrument that specifically excludes judicial remedies. और सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से सरकारी ऑयल कंपनी अरामको का आईपीओ एकाएक रोकने के पीछे की वजूहात सामने आने लगी हैं। जराये के मुताबिक अरामको के फाइनेंशियल स्टेटस को दुनिया से बचाने के लिए सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अरामको का आईपीओ टाल दिया। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान ने अरामको के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने का ऐलान किया था, जिसके जरिए तकरीबन 100 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग की थी। अब यह खबर सामने आ रही है कि सऊदी के शाह नहीं चाहते हैं कि अरामको की माशी हालत की जानकारी दुनिया को पता चले। दरअसल इस आईपीओ के लिए सऊदी अरब ने और उसके किंग सलमान ने अरामको के साबिक चीफ के साथ मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में अरामको से जुड़े कुछ साबिक अहलकारों ने किंग को बताया कि आईपीओ लाने के लिए अरामको के पूरी फाइनेंशियल डिटेल को दुनिया के सामने रखना होगा। शाही खानदान इसके लिए तैयार नहीं था और इसी के बाद प्रिंस सलमान ने आईपीओ वापस लेने का फैसला किया। और मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। सर, सऊदी में क्या चल रहा है? अरामको पर शाह सलमान और उनके शहजादे उलझ गए हैं। अब बात छन की आ रही कि अरामको के आईपीओ टालने के पीछे क्या वजूहात थे? आपका पहला रद्द-ए-अमल। देखिए, ये जो खबर आ रही है, पहली बात तो इसकी तहकीक जरूरी है। अभी ये खबर है तो डिफरेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया है। लेकिन आप देखें कि रॉयल फैमिली का झगड़ा तो काफी दिनों से चल रहा है। इन्होंने अपने यहाँ के प्रिंस तलाल जैसे बहुत बड़े प्रिंस को इन्होंने कैद कर रखा था, उन्होंने उनसे वसूली की, आपस में टकराव है, इनको बाईपास करके मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने क्राउन प्रिंस बना दिया। तो झगड़ा तो रॉयल फैमिली के अंदर शुरू हो चुका है। आपने देखा था कि पैलेस के ऊपर जो अटैक हुआ और ये न्यूज आई थी कि प्रिंस सलमान मार दिए गए, फिर यह था कि इंजर्ड है। जब से लेके उस 21 अप्रैल से टिल टुडे आज तक प्रिंस सलमान की जो है कि मोहम्मद बिन सलमान का आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें, वहां के ऊपर हालात तो बहुत ही खराब हो रहे हैं। दूसरी बात, जो इन्होंने यमन के अंदर जंग उलझा दी है, उसके अंदर जिस तरह से अरामको के ऊपर हमला हो रहा है और उसके बाद बाब अल मंदब के ऊपर मिसाइल दागने के बाद सऊदी का पेट्रोल सप्लाई रोकी गई है, तो ये इनके गलत फैसले की वजह से, मोहम्मद बिन सलमान की वजह से वहां के हालात मतलब खराब हो रहे हैं और ये लेकिन नतीजा हो सकता है। क्या तेल के इस खेल में अरब शाही खानदान को छिपा रहा है? क्या इस मुल्क की मिल्कियत में जो बड़ी खुर्दबुर्द चल रही है? देखिए, ऐसा है कि ये तो काफी दिनों से चल रहा था। खुद इनके यहाँ ही बहुत बड़ी लूट पता चली थी, जिस पर इन्होंने वो किया था, यानी लगाम लगाई थी मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह से दूसरे कंट्रीज के अंदर सब कुछ खरीद रखा है और उनकी जो एसेट्स के बारे में बातचीत आ रही है, ये उनको एक्सपोज कर रहे हैं, वो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये रॉयल फैमिली का झगड़ा जो है, ये बहुत ही खराब नतीजे निकलेंगे और जल्दी निकलेंगे कि इनके आपस के झगड़े जो हैं। लेकिन क्या सऊदी रॉयल फैमिली को डर सता रहा है कि कहीं अवाम ये पूछ ना ले कि आप अरामको के पैसों को कहां खर्च कर रहे हैं? देखिए, एक तो वहां के ऊपर कोई पूछने का हौसला नहीं कर सकता, जो आवाज उठाता है उसको मार देते हैं। रॉयल फैमिली के खिलाफ आवाज उठाना वहां के ऊपर जुर्म है, ठीक है, और उसको गायब कर देते हैं। इवन अगर वहां के कोई बड़े उलमाए दीन और मुफ्ती बोलते हैं तो उनको जेल के अंदर डाल देते हैं। तो पब्लिक के अंदर अभी रेवोल्यूशन नहीं आएगा जब तक रॉयल फैमिली की ये लड़ाई सड़क के ऊपर नहीं आ जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरी बातचीत के लिए। और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की जारहाना पॉलिसी जारी है। इजरायली फौज ने एक फिलिस्तीनी मजम्मतकार के घर को मिसमार कर दिया। इजरायली फौज का कहना है कि उसने उस फिलिस्तीनी के मकान को मिसमार किया जिसने मगरबी किनारे में
चाकू से हमला किया था। मकान गिराते वक्त इलाके के फ़लस्तीनियों ने एहतजाज भी किया। ज़राए के मुताबिक चाकू से हमला करने वाले फ़लस्तीनी का नाम मोहम्मद दार यूसुफ था और रवां बरस जुलाई में इस फ़लस्तीनी के हमले में 3 इजरायली शहरी जख्मी हो गए थे। इस हमले के बाद इजरायली फ़ौज ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया था। इधर जर्मनी के मशरकी शहर केमेंट्स में इंतहाई दाएं बाजू और बाएं बाजू के मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई और पुलिस ने दोनों फरीकैन की इस लड़ाई में कम से कम 7 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की है। आपस में उलझने के अलावा मुजाहिरीन ने एक दूसरे पर जलती हुई अशिया भी फेंकी। दाएं बाजू की जमात मुहाजिरीन गो बैक के नारे लगा रही थी, वहीं बाजू के मुहाजिरीन नारेबाजी आउट नाजी आउट का स्लोगन लिए हुए थे। दरअसल ये मुजाहरा एक 35 साला जर्मन शख्स के कत्ल के बाद शुरू हुआ। कत्ल की इस वारदात में 2 मुहाजिरीन शामिल हैं। इन्हें केमेंट्स की अदालत में पेश कर दिया गया है। खासतौर से मुलजमीन में एक 22 साला इराकी और दूसरा 23 साला शामी शहरी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की मकबूल वजीर माहौलियात निकोलस हुलोट ने रेडियो पर सीधे नशरियात के दौरान इस्तीफा दे दिया। इससे इमैनुअल को करारा सियासी झटका लगा है। निकोलस ने सदर को अपने इस्तीफे की जानकारी पहले नहीं दी थी। काबीना में सबसे मुअज़्ज़ज़ रुकन में शामिल निकोलस ने फ्रांस इंटर रेडियो स्टेशन पर इस्तीफे का ऐलान करके सभी को चौंका दिया और निकोलस ने कहा कि वो सरकार छोड़ने का फैसला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहौलियात के मुद्दे पर सरकार के भीतर वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। निकोलस के इस्तीफे के बाद मैक्रों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फ्रांस में बढ़ रही बेरोजगारी और तरक्की की शरह कम होने की वजह से मैक्रों को माशी और सियासी मोर्चे पर कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। शुमाली कोरिया ने अमेरिका पर जंग शुरू करने की साजिश का इल्जाम लगाया। शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा है कि जहां एक तरफ अमेरिका चेहरे पर मुस्कुराहट लिए प्योंगयांग से बातचीत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो जंग की साजिश भी रच रहा है। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरियाई अखबार रोडोंग सिनमून में छपा ये बयान उस रिपोर्ट के बाद सामने आया जिसमें कहा गया है कि शुमाली कोरिया पर दबाव बनाने के मकसद से अमेरिकी अफवाज जापान में फौजी मशक कर रहे हैं। और अखबार ने कहा कि अगर अमेरिका सोचता है कि वो किसी को गनबोट डिप्लोमेसी के जरिए उखाड़ फेंक सकता है तो वो ये उसकी भूल होगी। शुमाली कोरिया ने कहा कि वो अमेरिका के दोहरे रवैये पर तवज्जो मरकूज रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जौहरी समझौते की पासदारी न करने की वजह से अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने प्योंगयांग का दौरा मंसूख कर दिया है और शुमाली कोरिया में मजीद पाबंदी लगा दी गई है। वहीं जापान ने अपनी इस पहली सालाना दिफाई रिपोर्ट में कहा है कि शुमाली कोरिया अभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। जापान के 2018 दिफाई रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपनी फौजी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, जो खत्ते के लिए खतरे का बास है। जापान हुकूमत ने गुज़श्ता साल शुमाली कोरिया की जौहरी और मिसाइल तजर्बे के बाद अपने दिफाई पॉलिसी पर असरे नौ गौर करने का फैसला किया था। शुमाली कोरिया की जौहरी और मिसाइल तजर्बे के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्योंगयांग पर पाबंदी लगाने की धमकी दी थी, लेकिन 12 जून को सिंगापुर में ट्रंप और शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच तारीखी मुलाकात के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि शुमाली कोरिया अपनी हरकतों से बाज आएगा और जौहरी प्रोग्राम बंद कर देगा। गुज़श्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा था कि शुमाली कोरिया अब भी अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है। शुमाली कोरिया के पास ऐसे मिसाइल हैं जो हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में मार कर सकते हैं। वो अब भी डिप्लॉयड हैं। शुमाली कोरिया अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। हम उनकी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका और शुमाली कोरिया समिट के बाद भी प्योंगयांग अपना न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम जारी रखे हुए है। इधर अमेरिका और मेक्सिको के बीच नया तिजारती समझौता हो गया है। ट्रंप ने कहा है कि खास तौर से इसे NAFTA नहीं कहा जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी कामयाबी मिलने की बात कही। हालांकि जिस समझौते की नई तजवीज़ पर अमेरिका और मेक्सिको रजामंद हुए हैं उस पर अब तक कनाडा का रुख साफ नहीं हुआ, जबकि वो भी इस समझौते का एक हिस्सा है। 25 साल पुराने नाफ्टा से बाहर निकलने की धमकी देने के बाद ट्रंप गुज़श्ता 1 साल से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। ट्रंप ने नए समझौते के बारे में बताते हुए कहा कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच जिन शर्तों पर रजामंदी हुई है उसके बाद ये एक बहुत ही बढ़िया समझौता हो गया है और ये सबके लिए पहले से ज़्यादा
फायदेमंद होगा। I like to call this deal the United States-Mexico Trade Agreement. I think it's an elegant name. I think NAFTA has a lot of bad connotations for the United States because it was a ripoff. It was a deal that was a horrible deal for our country. And I think it's got a lot of bad connotations to a lot of people. And so we will probably, you and I will agree to the name. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सीनेटर और वियतनाम जंग के हीरो जॉन मैकेन की मौत के सवालों पर चुप्पी साधने के बाद आखिरकार एक बयान जारी करके उसकी थोड़ी तारीफ की है। मैकेन की 25 अगस्त को मौत हो गई थी। ट्रंप ने कहा कि सियासी और पॉलिसी मेकिंग पर हमारे मुख्तलिफ नजरियात के बावजूद वो सीनेटर जॉन मैकेन की मुल्क की खिदमत की इज्जत करते हैं। Before going any further, I want to extend our prayers and condolences to the victims of the tragic shooting in Jacksonville, Florida. That was a terrible thing indeed, and how it happens, nobody really knows. But they've done an incredible job down in Jacksonville, as they always do in Florida, and throughout the country. But condolences. Also, our hearts and prayers are going to the family of Senator John McCain. Going to be a lot of activity over the next number of days, and we very much appreciate everything that. और ख़ास तौर से अगर हम आगे बढ़ें तो आपने बहुत सी चोरियां देखी होंगी और चोरों को देखकर आपको गुस्सा भी आया होगा, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं चोरी, उसे देखकर आपको गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आएगी। और चोर की ख़ास तौर से जो अदायगी है, जो अदा है, वो आपको बेहद पसंद आएगी, क्यूटनेस बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आप भी देखिए ये कमाल की चोरी। आए दिन चोरी की खबरें तो आपको सुनने को मिलती ही रहती हैं। कभी कुछ छोटी मोटी चीज चोरी करता कोई पकड़ा जाता है तो कभी बड़ी चोरी को अंजाम देता है। चोरी कैसी भी हो, ज्यादातर मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही जाता है। उसके बाद उस वारदात पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। पर जो चोरी हम आपको अब दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी और इस चोरी की कोई भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। अब जरा इंग्लैंड के इस नज़ारे को देखिए। यहाँ आपको एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर एक सीगल नजर आ रही होगी। अब वो यहाँ किस इरादे से आई है, आपको कुछ वक्त में पता चल ही जाएगा। देखिए कैसे ये ईगल पहले आसपास ध्यान से देखती है कि कोई इसे देख तो नहीं रहा है। कि सिचुएशन को देखने के बाद ही ये सीगल इस स्टोर में जाती है और वहाँ ये क्या करती है आप जरा खुद देखिए। अरे अरे ये क्या, इसने तो स्टोर से चिप्स का पैकेट चुरा लिया। यानी इस सीगल की चोरी पकड़ी गई। इसकी चाल को देखकर लगता है जैसे ये कोई प्रोफेशनल चोर है। तभी तो चिप्स का पैकेट स्टोर से उठाने के बाद ये ऐसी दौड़ी जैसे इसके पीछे पुलिस आ रही हो इसे इसकी चोरी के लिए पकड़ने। और कहानी यहीं तक महदूद नहीं थी। स्टोर से थोड़ा दूर जाने के बाद इसकी चाल तो और तेज हो गई। और देखिए तो कैसे बस ये उड़ने को तैयार ही है। आपको बता दें इस हैरत अंगेज क्लिप को 32 साल के मिक ने कैद किया है और बताया जाता है कि ये सीगल 2 हफ्ते में एक बार इस स्टोर में आकर ऐसा ही कारनामा करके जाती है। यानी ये सीगल यहाँ की रेगुलर विजिटर है। तो है ना ये शरारत ऐसी जिसे देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। आप रहिए जी सलाम के साथ।